बदलते रुख के साथ सभी बहना चाहते हैं, क्योंकि हवाओं के खिलाफ चलना विपक्ष के लिए मुश्किल बनती जा रही है। अब परिसीमन विधेयक 2026 के मुताबिक अगर डिलिमिटेशन होता है तो लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा, यानी उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी 273 महिलाएं आपको हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर दिखने वाली हैं, लोकसभा में दिखने वाली हैं अगर ये बिल पास हो जाता है अब इस गणित के साथ। लेकिन इस गणित में एक कैच भी है। अभी साल चल रहा है 2026 का, और परिसीमन में जो जनसंख्या और जनप्रतिनिधि का अनुपात होता है वो लिया जाना है जनगणना जो अभी लेटेस्ट हुई है, जो कि 2011 में हुई है। तो अब जब आपको इस मॉनसून सत्र में विपक्ष का शोर सुनाई देगा तो सिर्फ डिलिमिटेशन पर नहीं होगा, लेकिन विपक्ष कहेगा कि जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, यानी कि आप लेटेस्ट जनगणना कराइए। अब 2011 और 2026 के बीच आबादी का आंकड़ा बेशक बदला है, जनगणना भी चल रही है, लेकिन जनगणना के लिए आपको समय देना पड़ता है। जिस रफ्तार से परिसीमन की रणनीति तैयार हो रही है उस हिसाब से 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा है उसका इस्तेमाल किया जाना तय माना जा रहा है। उस बिल में भी यही लिखा है कि लेटेस्ट जनगणना को ही रेफर किया जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि 2011 और 2027 के आंकड़ों के फेर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया डीरेल हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं होगा। सरकार का पूरा खाका तैयार है, और अगर आपने, विपक्ष ने किसी भी तरीके से इस पर विरोध किया तो जाहिर तौर पे जनता में यही मैसेज जाएगा कि महिला आरक्षण का विरोध है। और इस पेज में ही बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक भी छुपा है जो विपक्ष के मन को बदल रहा है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों का डर है कि अगर आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ तो उन राज्यों का नुकसान होगा। इसको ध्यान से समझिएगा आप। दक्षिण के राज्यों का डर यह है कि अगर आबादी के अनुपात में होता है तो जाहिर तौर पे उनकी आबादी कम बड़ी है, नॉर्थ के राज्यों की आबादी ज्यादा बड़ी है, तो फिर नुकसान किसका होगा? साउथ के राज्यों का। क्योंकि उन्हें अपने राज्य में बर्थ कंट्रोल किया, इसलिए दक्षिण के राज्यों की सीटें लोकसभा में कम हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में यानी उनकी पावर घट जाएगी, रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। और इस डर का जवाब बीजेपी ने दिया है। कैसे? 50% के फॉर्मूले वाला ब्रह्मास्त्र देकर कि जनगणना तो ठीक है, छोड़ दीजिए, सबकी इक्वली, सारे राज्यों की इक्वली 50% सीटें बढ़ेंगी, अनुपात वही का वही रहने वाला है। अगर आप ताजा जनगणना के आधार पर जाएंगे, उस पर ही बनाएंगे परिसीमन का खाका, तो उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है, जहां पर उनकी सीटें घट जाएंगी। तो यहां बीजेपी, डीएमके जैसे दलों को यह समझा रही है कि उनका फॉर्मूला अभी राज्यों के 50% सीटें बढ़ाने का है, जिसमें तमिलनाडु का फायदा होगा, जबकि विपक्ष का जनगणना वाला जो गणित है उससे दक्षिण की ताकत कम होगी। और इसी 50% के वादे ने डीएमके से लेकर एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी तक का मन बदल दिया है। यानी लोकसभा में बीजेपी की टेंशन धीरे धीरे कम होती दिख रही है, बल्कि महिला आरक्षण बिल पास होने वाला उत्साह भी दिख रहा है और तैयारी। और लोकसभा के बाद बात राज्यसभा की आएगी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस 3 महीने में राज्यसभा में भी बहुत कुछ हुआ है आंकड़ों के लिहाज से। तो राज्यसभा के गणित में भी बीजेपी ज्यादा दूर नहीं है बहुमत के। यहां वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं। इसके हिसाब से 2/3 का आंकड़ा बनता है 164 सदस्यों का, 164। और एनडीए के पाले में 158 मेंबर्स हैं, और इस हिसाब से 6 और वोट की जरूरत एनडीए को पड़ेगी, केवल 6 वोट। तो देखिए सीधा फॉर्मूला, अगर लोकसभा में 53 सीटों को मैनेज किया जा सकता है तो राज्यसभा में 6 सीटों को भी मैनेज किया जा सकता है। तो शायद इसीलिए तो चाणक्य, रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है बीजेपी में कई नेताओं को। अब सियासत के इस गणित को आपने समझ लिया, लेकिन सवाल आपके मन में भी होगा ना कि परिसीमन चाहिए क्यों?
तो परिसीमन का सीधा मतलब होता है बढ़ती आबादी के हिसाब से सीटों की गिनती बढ़ाना, ताकि एक जनप्रतिनिधि पर बोझ ना पड़े, वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सके, इक्वली पूरे क्षेत्र पर ध्यान दे सके, विकास करा सके। अब ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाती हैं कि सांसद पर बोझ ना पड़े, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व हो, वो सब तो ठीक है। लेकिन राजनीति के खेल सिर्फ खूबसूरत ख्वाबों के बीच नहीं खेला जाता, बल्कि खेल से जुड़ी होती है वो नीति जो आपको राज पर बनाए रखे, मतलब कि सत्ता पर बनाए रखे, मतलब गद्दी पर बिठाए रखे। और आज मैं आपको ये जादू समझाती हूं। और उदाहरण के लिए असम को देख लीजिए। असम में परिसीमन हुआ, मुस्लिम सीटें जो 35 हुआ करती थी वो घटकर हो गई 22, और असम में मूल निवासी की सीटें जो कि 90 थी वो बढ़कर हो गई 103। अब ये मूल निवासी किसके समर्थक थे, ये भी आपको पता लगा लेना चाहिए, या अब तक पता होगा, या आप जीत के आंकड़ों से समझ ही गए होंगे। और मुस्लिम सीटें के घटने से, जो मुस्लिम सीटें घटी हैं, उससे किसका नुकसान हुआ, ये भी आपके सामने है। और इसी तरह दिल्ली में शीला दीक्षित इतने सालों परिसीमन का ताना बाना बुनकर राज करती रही। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि परिसीमन को आप एक राजनीतिक हथियार की तरह ही नहीं देख सकते, क्योंकि ये परिसीमन वक्त की जरूरत भी होता है। आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं, और एक सतत चलने वाली ये प्रक्रिया भी है। हर इंटरवल में ये होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक सेल्फ सर्विंग एल्ट्रुइज्म भी छिपा होता है। जैसा मैंने कहा, गद्दी राज करना, जैसा असम में हुआ, वही अगर देश में होता है जैसा असम में हुआ, तो फायदा किसका और नुकसान किसका, ये आप भी समझ सकते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। परिसीमन भी एक कॉइन है जिसके 2 साइड्स हैं, जो मैंने आपको बता दी। उसी फायदे और नुकसान के बीच छिपा है विपक्ष का डर, दक्षिण भारतीय राज्यों की फिक्र और कांग्रेस की दूर की सोच। लेकिन परिसीमन संवैधानिक है, इसको करना गैरकानूनी या गलत नहीं है। फिर भी साहब, ये राजनीति है, और राजनीति की नीयत ये कहती है कि बदलते चेहरों का मैं ही एक गवाह हूं, कभी किसी की मंजिल, कभी किसी की राह हूं। कड़वाहट को सीने में दबाकर मुस्कुराती हूं, समाज की गाड़ी चलाने को हर दर्द छुपाती हूं। हाँ, मैं राजनीति कहलाती हूं। हाँ, मैं राजनीति कहलाती हूं।